अब यदि आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते रहे हैं, यदि आपको देश की इकोनॉमी से लगाव है, यदि आप ग्लोबल इकोनॉमी के विभिन्न पहलुओं के बारे में न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ते रहते हैं, तो आपने एक बात बार बार सुनी होगी, और वो बात है कि कॉपर इज द मेटल विद अ पीएचडी इन इकोनॉमिक्स। कॉपर, मेटल, पीएचडी, इकोनॉमिक्स, क्या मतलब है इस बात का? वेल, ये बात सुनने में भले ही थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन इस बात का सबसे बेसिक मतलब या एक्सप्लेनेशन यही है कि कॉपर का किसी भी देश की इकोनॉमी के विभिन्न पहलुओं के साथ गहरा संबंध होता है। यू सी, कॉपर में ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से इसे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की बैकबोन माना जाता है। यदि आप अपना घर बना रहे हैं तो आपको कॉपर वायरिंग का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। यदि आप कोई इंडस्ट्री चलाते हैं तो उसके विभिन्न कंपोनेंट्स के लिए आपको कॉपर की सप्लाई की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और वो आपकी चाहे कार हो या आपका लैपटॉप हो या इलॉन मस्क साहब का रॉकेट हो, कॉपर हर जगह जरूरी है। ऐसा कोई घर, ऐसा कोई ऑफिस, ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है जहां पर थोड़ी बहुत मात्रा में कॉपर का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल न किया जाता हो। अब आप कह सकते हैं कि बेसिकली मेटल वर्ल्ड का राजा तो गोल्ड है, और गोल्ड एक इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट भी है, और सदियों से, सेंचुरी से इसे वेल्थ प्रिजर्वेशन का एक टूल भी माना जाता है। और इसीलिए यदि इकोनॉमिक्स में किसी मेटल की डॉक्टरेट होनी चाहिए तो वो तो गोल्ड की होनी चाहिए, और किसी एक लेवल पर आपकी बात सही होगी। लेकिन एट द सेम टाइम ये बात भी सही है कि गोल्ड कोई इंडस्ट्रियल मेटल नहीं है। गोल्ड के बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, महंगे होने की वजह से उसका इंडस्ट्रियल यूजेज आज लगभग ना के बराबर किया जाता है। और इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंडिकेट करने वाली, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को इंडिकेट करने वाली यदि कोई मेटल है तो वो है कॉपर। तो अब एक बात तो साफ हो गई कि कॉपर का किसी भी अर्थव्यवस्था के साथ गहरा संबंध होता है। अब यदि हम इसी थॉट प्रोसेस को और आगे बढ़ाएं तो ये समझने में मुश्किल नहीं होगी कि जब किसी देश में कॉपर का इस्तेमाल कम मात्रा में होता है तो इसका एक इनडायरेक्ट मतलब ये हो सकता है कि उस देश में हाउसिंग एक्टिविटी कम है, या इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग कम हो रही है, या नई फैक्ट्रीज का निर्माण और इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। और इन सब का मिला जुला मतलब है कि उस देश की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं, किसी न किसी लेवल पर कमजोर हो रही है। देयर इज अ डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके ठीक दूसरी तरफ यदि किसी देश में कॉपर का इस्तेमाल भारी मात्रा में होता है, या कॉपर का यूजेज बढ़ रहा है, या कॉपर का कंज्यूमशन राइज हो रहा है, तो इसका एक मतलब यह है कि उस देश की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी विकास की ओर अग्रसर है, या उस देश की इकोनॉमी में एट प्रेजेंट कोई बूम आया हुआ है। अब कॉपर की डिमांड बढ़ रही है या घट रही है, इसका एक अच्छा अंदाजा मिल जाता है कॉपर की प्राइसेस से। यदि कॉपर की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब साफ है कि कॉपर की डिमांड बढ़ रही है, और कॉपर की डिमांड बढ़ने का मतलब है कि ग्लोबल इकोनॉमी में बूम आया हुआ है। लेकिन इस स्टेज पर आप एक सवाल पूछ सकते हैं, और वो ये कि यदि कॉपर की प्राइस में बूम आया हुआ है तो कॉपर प्रोड्यूसर्स कॉपर का आउटपुट बढ़ा क्यों नहीं देते? आफ्टर ऑल, इकोनॉमिक्स में जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो तो यही कि सप्लाई ऑलवेज राइजेस टू मीट द डिमांड। तो यहां पर सप्लाई क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? और इसका सीधा साधा जवाब यह है कि कॉपर एक बेस मेटल है जिसे जमीन से निकाला जाता है, और कॉपर की किसी एक नई माइन को शुरू करने के लिए 7 से 10 साल का वक्त लग जाता है। और इसीलिए कॉपर की सप्लाई रातों रात न तो बढ़ सकती है और न ही कम हो सकती है। अब कभी कभार कॉपर की सप्लाई थोड़ी बहुत डिस्टर्ब जरूर हो जाती है, लेकिन उसके कुछ बहुत ही स्पेसिफिक कारण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी किसी कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्री में अचानक यदि कोई अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, तो उस वजह से वो लोकल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है। इसी तरह से यदि किसी कंट्री में कॉपर की रिफाइनिंग फैसिलिटीज में अगर वर्कर्स स्ट्राइक कर दे तो उसकी वजह से भी उस देश का कॉपर आउटपुट गिर सकता है।
और इसीलिए ये आसानी से कहा जा सकता है कि जनरली, एंड हियर द ऑपरेटिंग वर्ड इज जनरली कॉपर की सप्लाई स्टेबल रहती है। स्टेबल से मतलब कि किसी एक साल के दौरान कॉपर का प्रोडक्शन पिछले वर्ष के कॉपर के प्रोडक्शन के मुकाबले अचानक 50% न तो बढ़ जाता है और ना ही घट जाता है। लेकिन इसके दूसरी तरफ कॉपर की डिमांड में तेजी से बदलाव आ सकता है। यदि कोई एक बड़ी कंट्री अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पीड बढ़ा देती है तो वो ग्लोबल कॉपर आउटपुट का एक बड़ा शेयर अचानक ही खरीद सकती है, जैसा कि कुछ साल पहले चीन के साथ हो रहा था। एक समय ऐसा था जब चाइना ग्लोबल कॉपर आउटपुट का लगभग 40% हिस्सा अकेले ही कॉर्नर कर लिया करता था और इसकी वजह से प्राइसेस लगातार हायर लेवल पर बनी रहती थी। तो ये तो रहे वो कुछ फैक्टर्स जिनकी वजह से कॉपर ग्लोबल इकोनॉमी का एक बहुत ही इंटीग्रल हिस्सा माना जाता है और इसीलिए आज की तारीख में अधिकतर इकोनॉमिस्ट कॉपर की प्राइसेस को लगातार ट्रैक करते हैं। और इसीलिए यदि आप भी स्टॉक्स या शेयर्स या कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको भी कॉपर की प्राइसेस का और कॉपर की डिमांड और सप्लाई का थोड़ा बहुत ख्याल जरूर रखना चाहिए। आफ्टर ऑल, इट इज अ मेटल विद द PhD इन इकोनॉमिक्स। और यदि आप कॉपर और अन्य कमोडिटीज या करेंसीज या स्टॉक्स की डिटेल्ड एनालिसिस रेगुलर बेसिस पर चाहते हैं तो आप इंडिया चार्ट्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।